ओके, तो चलिए देखते हैं। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। आपको पता है कि बक्सर की लड़ाई के बाद सबसे पहले प्लासी की लड़ाई हुई थी, और बक्सर की लड़ाई जो फाइनल लड़ाई थी उसके बाद बंगाल का दीवान किसे बना दिया गया? कंपनी को, यानी कि अंग्रेजों को बंगाल का दीवान बना दिया गया। और बंगाल का दीवान बनाने वाले कौन थे? मुगल बादशाह। ठीक है, मुगल बादशाह औरंगजेब थे बंगाल का दीवान बनाने वाले कंपनी को। ओके, तो ये डेट आपको याद रखना है कि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। तो यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले किस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था? बंगाल पे हुआ था। कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 में हुआ था। और बंगाल का दीवान अंग्रेजों को किसने बनाया था? कंपनी को किसने बनाया था? मुगल बादशाह ने। ठीक है, चलिए देखते हैं कंपनी की आमदनी। अब देखिए जब वो दीवान बन गई, यहाँ पे उनके अधिकार होने लगे उनके क्षेत्रों पे, तो फिर वो आमदनी का स्रोत ढूंढने लगी। पहले तो वो व्यापार करके ही बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अब वो आमदनी के अलग अलग स्रोत ढूंढने लगे कि हम अलग अलग स्रोतों से किस प्रकार यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा व्यापार पैसे कमा सकते हैं। तो क्या हुआ था देखिए, मतलब आमदनी के लिए उसने क्या किया कि अनेक तरह के लगान जिसे बोलते हैं, लगान लगा दिए किसानों पे बहुत ज्यादा। भले ही उनकी फसल खराब हो जाए, फसल मर जाए, लेकिन वो वहां से लगान जरूर वसूलते थे किसानों से। और वो भी कई रैयत वाली व्यवस्था, मतलब ऐसे कई तरह की व्यवस्थाएं कर दी जिससे कि किसानों से ज्यादा लगान वसूला जा सके। और इस तरह किसानों से ज्यादा लगान वसूला भी जा रहा था। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दी। अब बंगाल में आपको पता है कि सबसे पहले बंगाल पर अधिकार हुआ था, और बंगाल में ही सबसे ज्यादा वो लगान वसूल रहे थे अंग्रेज। और वहां पे क्या हुआ था? 1770 में बहुत बड़ा अकाल हुआ था, और वहां पे क्या, करीब 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद, यानी कि करीब 1 करोड़ लोग मर गए थे भूख से, अकाल के कारण। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बंगाल में अकाल कब आया था? 1770 में। कितने लोग मर चुके थे उस अकाल में? तो करीब 1 करोड़ लोग मर गए थे, और 1/3 आबादी बिल्कुल समाप्त हो गई थी बंगाल की। ठीक है, अब एक खेतों में सुधार, कि अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि हम लगान तो ले रहे हैं, लेकिन अगर हम खेतों में सुधार करें तो उनकी फसल अच्छी होगी। अगर मिट्टी में हम सुधार करेंगे तो उनकी फसल अच्छी होगी, फिर हम ज्यादा से ज्यादा लगान ले पाएंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा उस फसल का टैक्स हम ले पाएंगे। तो वो खेतों में सुधार की ओर भी ध्यान देने लगी अंग्रेज। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्यों कंपनी आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? अब क्या हुआ था? अर्थव्यवस्था संकट में थी क्योंकि वहां पे तो ये अकाल पड़ गया था बंगाल में, तो वो अपनी मतलब कि राजस्व आय के लिए जो लगान वो वसूल रहे थे, राजस्व इकट्ठा कर रहे थे, उसके लिए तो अब उन्हें टेंशन होना ही था। तो इसलिए उन्होंने खेतों में सुधार करने की कोशिश की। इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। यहाँ से क्वेश्चन है बेटा कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? अस्थायी बंदोबस्त 1793 को लागू हुआ था। अब सिर्फ हमें यही नहीं याद करके बैठ जाना है कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, 4-5 आ सकता है, ये सही है, ये गलत है, ये इस तरह के आते हैं क्वेश्चन। इसकी मतलब कारण ये है, इसकी व्याख्या ये है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से अस्थायी बंदोबस्त को समझना है। ओके, क्या है? 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। अब अस्थायी बंदोबस्त के शर्त में क्या हुआ? राजा और तालुकदार जो थे उन्हें जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कौन सा ऐसा बंदोबस्त था? ठीक है, कौन सा ऐसा बंदोबस्त था जिसमें राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी? तो अस्थायी बंदोबस्त था वो। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त था। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। अब वही राजाओं और तालुकदारों को जिन्हें जमींदार के रूप में मान्यता दी गई, उन्हें काम दे दिया कि वो किसान से लगान वसूले और फिर वो लगान कंपनी तक वो पहुंचाए। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं होगा। अस्थायी बंदोबस्त नाम से ही पता चलता है कि अस्थायी कर दी गई थी, कि अगर उनसे मान लो कि उनके फसल का 1/3 लेना है, तो वो बिल्कुल फिक्स राशि थी कि उनसे फसल का 1/3 ही लेना है, या फिर कुछ भी जो एक वजन के हिसाब से कि इतना वजन हमें लेना है, वो एक फिक्स था कि हमें इतना लेना ही है। इसी को अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं, कि जो राशि उनसे लेनी थी वो फिक्स कर दी गई थी कि आपसे, मतलब कि भले ही 10,000 का मान लो कि एक किसान से 10,000 लेना है लगान के रूप में, तो वो
10,000 क्या, अगर वो 5,000 भी हो सकता है, किसी साल वो 5,000 ही कमाए तो भी उन्हें 10,000 देना पड़ता था। हो सकता था किसी साल वो 50,000 कमा ले तो भी उन्हें 10,000 ही देना पड़ता था। तो ये था हमारा अस्थाई बंदोबस्त, याद रखिएगा, ये था अस्थाई बंदोबस्त की एक राशि फिक्स कर दी गई थी और उसमें मतलब ये भी बात की गई थी कि उसमें भविष्य में कभी भी इजाफा नहीं किया जाना है, मतलब भविष्य में कभी भी इस राशि में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, वही राशि उतने ही पैसे उनसे हमेशा लिए जाएंगे। तो ये था अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता क्या थी? 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। इस बंदोबस्त के तहत क्या था? राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। यही राजा और तालुकदार क्या करते थे? लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था इन्हों की। यही लगान वसूलते थे और कंपनी को राजस्व मतलब वो राजस्व चुकाते थे। उन्हें उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि तय कर दी गई थी। अब जो राजा और तालुकदार थे उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि बिल्कुल तय थी कि आपको इतनी ही राशि हमें चुकाना है। अब ये राजा और तालुकदार क्या करते होंगे? ये अपने फायदे के लिए किसान से ज्यादा लेते थे और एक तय अमाउंट था तो उन्हें अंग्रेजों को तय अमाउंट ही देते थे, लेकिन किसानों से ज्यादा लेते थे। तो इस सब में पिस रहे थे हमारे बेचारे किसान। ठीक है, तो इसलिए भी किसान बहुत ज्यादा समस्या में थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। अब है समस्या। तो समस्या बताई चुकी हूँ कि समस्याएं उनमें यही थी कि मतलब कि अस्थाई बंदोबस्त, मगर अस्थाई बंदोबस्त में भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन सुधारने के लिए, और ये अस्थाई बंदोबस्त पता है किस लिए किया गया था? कि जमींदार जो हैं, जो राजा और तलकदारों को जमींदारों की मान्यता दी गई थी, वो जमीन में सुधार करेंगे ताकि उन्हें जमीन में सुधार करेंगे ताकि उन्हें ज्यादा लगान मिले। तो लेकिन वो जमीन में सुधार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें जो अस्थाई बंदोबस्त, जो फिक्स राशि देनी थी वो तो दे देते थे क्योंकि उनसे ज्यादा उन्हें फायदा हो रहा था, लेकिन वो जमीन में सुधार करने की नहीं सोच रहे थे। देखिए यहाँ पे है महाल। महाल क्या होता है? ब्रिटिश राजस्व दस्तावेज में महाल एक राजस्व इकाई है। यह एक गांव या गांव का एक समूह होता था। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि महाल क्या है? महाल एक राजस्व इकाई है, यानी कि जो लगान की एक इकाई है, लगान का एक अमाउंट मान सकते हो आप है। यह एक मतलब कि जहां से अमाउंट नहीं, एक राजस्व की इकाई है कि जहां से लगान लेते थे वो। यह एक गांव या गांव का समूह हो सकता है, कोई गांव हो सकता था महाल, या फिर गांव का समूह को भी हम महाल कह सकते थे उस समय। ठीक है, तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है बेटा, और इस क्वेश्चन इसे जरूर ध्यान से लिख लीजिएगा कि महाल क्या है। तो ब्रिटिश राजस्व दस्तावेज में महाल एक राजस्व इकाई थी, यानी कि जहां से राजस्व लिया जाता था उस गांव को या गांव के समूह को महाल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है? एक नई व्यवस्था। अब क्या हुआ? बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। ठीक है, ये नई व्यवस्था क्या थी? मैकेंजी को विश्वास था कि मैकेंजी को विश्वास था कि भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। ठीक है, गांव के एक-एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, जैसे कि गांव या ग्राम समूह को क्या बोला गया? महाल, से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उन्हें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व की इस इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त कहा गया है। ठीक है, महाल अभी मैं समझा रही थी, महाल गांव या गांव के समूहों को महाल कहा गया था। तो वही महालवारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था महालवारी बंदोबस्त। कहाँ पे? उत्तर पश्चिमी प्रांतों में। ये क्वेश्चन आता है कि महालवारी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? तो उत्तर पश्चिमी प्रांतों में हुआ था महालवारी बंदोबस्त लागू। और इसे लागू करने वाले कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी थे। कब लागू किया था? 1822 ईस्वी में। महालवारी बंदोबस्त के तहत किया गया था, गांव का दौरा किया गया था और मतलब कि गांव का दौरा करके जमीन की जांच की गई थी कि किस जमीन पे कैसी फसल उपज सकती है, और उसके बाद एक अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या गांव समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया था। मतलब कि एक अनुमानित राजस्व इकट्ठा किया गया था कि गांव से कितना
राजस्व इकट्ठा किया जा सकता है। और इसमें जो ऊपर हम देख चुके हैं अस्थायी बंदोबस्त में, उसमें ये संशोधन की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन इसमें संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी महालवारी व्यवस्था में कि समय समय पर इसमें संशोधन किया जाएगा। संशोधन का मतलब ये नहीं है कि इसे घटाया ही जाएगा, मतलब चूंकि इसे बढ़ाया ही जाएगा, उसे घटाया भी जा सकता था। तो ये थी हमारी महालवारी व्यवस्था। अब इसमें क्या था, ऊपर जो हम बेटा ये पढ़ चुके हैं अस्थायी बंदोबस्त, उसमें क्या था कि राजाओं और तालुकदारों को जमींदार की उपाधि दी गई थी। इसमें जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को ये काम सौंपा गया था। ठीक है, गांव के मुखिया को ये काम सौंपा गया था महालवारी व्यवस्था में। याद रखना है आपको ये चीजें कि उसमें महालवारी व्यवस्था में लगान कौन वसूलता था और अस्थायी बंदोबस्त में लगान कौन वसूलता था। अब है मुंडो व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, जो महालवारी व्यवस्था उत्तर भारत में था, वही दक्षिण भारत में भी वही व्यवस्था थी जिसे रैयतवारी व्यवस्था का नाम दिया गया था। उत्तर भारत में उसे महालवारी व्यवस्था कहते थे और दक्षिण भारत में उसे रैयतवारी व्यवस्था कहते थे। और बिल्कुल वही व्यवस्था थी जो महालवारी व्यवस्था में जो रूल थे, जो नियम थे, वही रैयतवारी व्यवस्था में थे। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि रैयतवारी व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई थी। तो रैयतवारी व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई थी? दक्षिण भारत में। इसको लागू करने वाले मुंड्रो थे। ठीक है, मुंड्रो नाम है एक व्यक्ति का। वही देखिए, गवर्नर टॉमस मुंडो, मद्रास का गवर्नर टॉमस मुंडो था जो रैयतवारी व्यवस्था लागू करने वाले थे। ठीक है, रीड और मुंडो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे रैयतों से ही बंदोबस्त, रैयत किसे बोला गया था? किसानों को। याद रखिएगा, रैयत किसानों को बोला गया था। सही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। अब बस वहां क्या था, महालवारी में क्या था, ये हमारे कौन वसूल रहे थे? राजस्व मुखिया। और वही ऊपर जो हम पढ़ चुके हैं अभी कि अस्थाई बंदोबस्त में राजस्व कौन वसूलता था? जमींदार। तो वहीं पे हमारी रैयतवारी व्यवस्था में राजस्व सीधे किससे लिया जा रहा था? किसानों से लिया जा रहा था, क्योंकि मुंड्रो का कहना था कि किसान जो उस जमीन पर वर्षों से खेती कर रहे हैं, उन्हीं को वही सही तरीके से हमें लगान दे सकते हैं। तो ये 3 लगान व्यवस्था के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं थी? उत्तर भारत में महालवारी व्यवस्था, दक्षिण भारत में रैयतवारी व्यवस्था, और मुंड्रो लागू करने वाले थे। और फिर हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं ऊपर अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है तीनों ही बंदोबस्त के बारे में, तीनों ही व्यवस्था के बारे में। अब देखिए आगे, ये तो किसानों से लगान वसूला जाता है और तीनों ही किसानों पे टॉर्चर ही था। किसानों से ज्यादा लगान वसूलने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की गई थी हर जगह। अब है यूरोप के लिए फसलें। तो आपको नील की खेती के बारे में आप बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि नील की खेती के लिए किसान कितने परेशान थे। अब क्यों परेशान थे किसान? क्यों नहीं करना चाहते थे नील की खेती? क्योंकि जब नील की खेती करते हैं, एक तो नील की खेती उपजाऊ जमीन पे होती थी, जो जमीन बहुत अच्छी होती थी, उस पे नील की खेती होती थी। दूसरी चीज क्या थी नील की खेती के लिए? कि उसमें नील की जड़ें जमीन के बहुत अंदर तक जाती है और एक बार में वो जमीन की उपजाऊपन खत्म कर देती है। ठीक है, तो उसमें दोबारा कोई खाद्य फसल उपजाने लायक कोई जमीन नहीं बच जाती है। तो किसान नहीं चाहते थे कि उनका जमीन खराब हो जाए, इसलिए वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। और नील की खेती का जो टाइम होता है, वही टाइम होता था किसानों की अपनी खाद्य फसलों का। तो वो खाद्य फसलें उपजाना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो जो हमारे गांव के हमारे जो कृषक थे आजादी के पहले, वो जो फसल उपजाते थे वो खाद्य फसलें उपजाते थे, वाणिज्यिक फसलें नहीं उपजाते थे। बहुत कम मामले वाणिज्यिक फसलें उपजाते थे। तो वही है, इसलिए भी वो नील की खेती करना पसंद नहीं करते थे। अब देखिए क्या है, 18वीं सदी में आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। मतलब भारत में अफीम और नील की खेती पर उन्होंने पूरा जोर लगाया कि भारत से ज्यादा नील और अफीम की खेती करवाई जाए। नील की खेती कराने का ये भी एक कारण था कि भारत की जो जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। आपको पता है उष्णकटिबंधीय जलवायु, और उष्णकटिबंधीय जलवायु में देखिए नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, और उष्णकटिबंधीय जो कर्क रेखा से नीचे की क्षेत्र है, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा से बीच का जो क्षेत्र है भारत का, वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और वहां पे नील का पौधा बहुत अच्छा होता है, इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ पे वो नील का पौधा उगाएं। और वहीं यूरोप में क्या था, यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। याद रखिए, यूरोप में किस चीज से नीला रंग बनाया जाता था? बोर्ड नामक पौधे से
नीला रंग बनाया जाता है। तो ये पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगाया जाता है। तो आपको ये भी मैं ज्योग्राफी में पढ़ा चुकी हूँ, जो यूरोप का क्षेत्र है वो शीतोष्ण प्रदेश है, शीतोष्ण क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उसे बोलते हैं। तो वहां पे बोर्ड नामक पौधा उगाया जाता है, इसलिए जो यूरोप में बोर्ड नामक पौधा उगाया जाता था, उसी से नीला रंग बनाया जाता था। लेकिन जो वो नीला रंग था, हमारे भारत में उगाए जाने वाले नीले रंग की तरह चटक नहीं था, वो थोड़ा सा हल्का होता था, इतने अच्छे रंग वो नहीं होते थे। ठीक है, इसलिए अंग्रेज क्या करिए, नील की खेती पर ज्यादा जोर देने लगे। आगे देखिए नील की खेती कैसे होती थी। अभी मैं ऊपर हाँ, दो तरीके से होती थी नील की खेती। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, देखो मैं जो भी पढ़ा रही हूँ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको समझा रही हूँ। जो एग्जाम में आने की संभावनाएं होती है जिसकी, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो हर एक पॉइंट पे, हर एक चीज पे अच्छे से ध्यान दीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ, साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए। अब नील की खेती कैसे होती थी। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। बिल्कुल आपको याद रखना है कि निज की खेती के दो तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करते थे। ठीक है, निज खेती में क्या होता था कि जो बगान मालिक थे, नील की खेती दो तरीके से होती थी, निज और रैयती। रैयती आपको पता है, रैयत किसानों को बोला गया था, ऊपर मैं बता चुकी हूँ कि रैयत किसे बोला जाता है, किसानों को बोला जाता है। तो निज निज खेती में क्या था, निज देखिए बगान का, ये भी ऊपर में यहाँ पे ये बताना भूल गई आपको। बगान क्या होता है, एक विशाल क्षेत्र जिस पर बगान मालिक अपने बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाती है। कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बगानों का जिक्र किया जाता है। बगान क्या होता है, एक विशाल क्षेत्र जिसमें जबरन वो मजदूरों से काम करवाती है, क्योंकि जो बागानी कृषि होती है उसमें श्रम की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, तो वो मजदूरों से जबरन उस पर काम करवाती थी। ठीक है, तो नील की खेती जो निज खेती थी उसमें यही था, वो बगान मालिक कराते थे। बगान मालिक खुद अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करते थे, या तो वो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ठीक है, निज खेती। अब इसमें क्या है, बीघा। बीघा एक जमीन का माप होता है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेज का क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय किया गया था, लेकिन ब्रिटिश शासन के बाद क्या हो गया कि सभी का एक वो जो होता है बीघा एक कर दिया गया। अब देखिए हम निज खेती ऊपर पढ़ चुके हैं, अब रैयतों की जमीन पर नील की खेती। अब रैयती खेती के बारे में पढ़ेंगे। रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बगान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी। यहाँ पे रैयत कौन है बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ, रैयत किसान को बोला गया है। रैयत किसे बोला गया है, किसान को। तो रैयती निज खेती में क्या होता है, बगान मालिक खुद ही अपने बगानों में कृषि करते थे, मजदूरों से करवाते थे नील की खेती। लेकिन रैयती व्यवस्था में क्या था कि वो रैयतों से यानी कि किसानों से अनुबंध करते थे, सट्टा करते थे, और उन्हें जो सट्टे पे अनुबंध पे साइन कर देता था, हस्ताक्षर कर देता था, उन्हें पैसे दिए जाते थे। मतलब कि अनुबंध पर उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बगान मालिकों से नगद पैसे मिल जाते थे। कम ब्याज पर, ब्याज तो देना पड़ता था, कम ब्याज देना पड़ता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी। मतलब उन्हें कर्ज दिया जाता था कृषि करने के लिए, और अपनी 25% जमीन पर उन्हें नील की खेती करनी पड़ती थी उस मतलब की रैयती व्यवस्था के तहत। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की खेती की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी, और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। कीमत कम थी और वो फिर खेती करेंगे, फिर कर्ज लेंगे, इस तरह से वो परेशान हो गए थे। समस्याएं भी थी। बगान मालिक चाहते थे किसान अपने बढ़िया से बढ़िया खेतों पर नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं हो सकती थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो कृषक थे, जो रैयत थे, वो नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो बगान मालिक थे वो नील की खेती
क्या वो चाहते थे कि किसान अपनी सबसे अच्छे जमीन पे नील की खेती करे, और जो नील की खेती है उसकी नील की जड़ें बहुत जमीन के अंदर जाती है और जो जमीन की सारी ताकत वो खत्म कर देती थी, और उसके बाद उस जमीन पर धान की फसल यानी कि खाद्य फसल नहीं उगाया जा सकता था। इसलिए भी कोई भी किसान नील की खेती नहीं करना चाहता है। अब है नील विद्रोह कब हुआ था? मार्च 1859 में 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। ठीक है, बंगाल के बहुत सारे जो रैयत थे यानी कि किसान थे, उन्होंने नील की खेती से इनकार कर दिया था। अब है कब किया था? 1859 में। याद रखिएगा जो 1857 का विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी उसे बोलते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको चैप्टर में। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह भी बोला गया है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला गया है। उसके बाद ये विद्रोह हुआ था, उसके 2 साल के बाद 1859 में। तो अब वो जो सैनिक विद्रोह था बहुत बड़ा विद्रोह था, इसलिए अंग्रेज थोड़ा सा डरे हुए थे उससे कि फिर से कहीं वैसा विद्रोह ना भड़क जाए, और इसलिए क्या हुआ था? 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिले में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले इंडन ने एक नोटिस जारी किया कि जिसमें कहा गया कि रैयतों के अनुबंध के नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो बेटा यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये वाला पूरा ये लिख के कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ये किसका कथन था? तो ये मजिस्ट्रेट एस्ले इंडर्स का कथन था। ओके, देखिए आगे थोड़ा सा बस है कि 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन से शुरू हुआ। अब क्या होता, महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में भी रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत वो आए थे 1915 में। उसके बाद उन्होंने दौरा किया था पूरे भारत का कि भारत में किस तरह से समस्याएं हो रही हैं। फिर उन्होंने देखा कि हर जगह अलग अलग तरीके की और बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। तो सबसे पहला जो उनका सत्याग्रह था महात्मा गांधी का, याद रखिएगा महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह हुआ था 1917 में बिहार के चंपारण में। ठीक है, 1917 में हुआ था महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में, और नील की खेती के विरोध में हुआ था। याद रहेगा, नील की खेती के विरोध में महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था। तो चैप्टर आपका खत्म हो चुका है बेटा। चैप्टर के साथ आप ये जरूर सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके आप आंसर मुझे